हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के बारे में आज हम पूरी बात यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड लास्ट में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू बुक वो आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है कि खरीदे गए या बेचे गए माल की वास्तविक मात्रा, खरीदे गए या बेचे गए माल की वास्तविक मात्रा जिसको हम एक्चुअल क्वांटिटी कहेंगे, एवं बिल में दिखाई गई मात्रा जिसको हम बिल्ड क्वांटिटी कहेंगे, इन दोनों का अलग अलग होना। यानी क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एक तो होती है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है वास्तविक मात्रा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बिल्ड क्वांटिटी, और बिल्ड क्वांटिटी का मतलब होता है बिल में दिखाई गई मात्रा। अब होता क्या है अक्सर कई बार कि जब आप माल खरीदते हैं या आप माल बेचते हैं तो खरीदे गए और बेचे गए माल की जो वास्तविक मात्रा होती है और बिल में दिखाई गई जो मात्रा होती है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको टेली में बनी इस फैसिलिटी को यूज करना होगा जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी ये दोनों अलग अलग कब होती है। ठीक है, और कब होती है ये कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आज का टॉपिक भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि आप कहीं पर भी माल खरीदने के लिए गए होंगे, और जब आप माल खरीदने के लिए गए तो सामने वाली पार्टी ने आपको एक ऑफ़र दिया। ऑफ़र क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि भैया एक काम करो, यदि आप इस प्रोडक्ट के 10 नग खरीद लेते हो, यदि आप इस प्रोडक्ट के 10 नग खरीद लेते हो तो हम आपको एक नग जो है वो क्या करेंगे, फ्री दे देंगे आपको। ये ऑफ़र आपको मिल गया। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो बात मैं माल खरीदने के लिए बता रहा हूँ वो माल बेचने पर भी लागू हो सकती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि माल खरीदते या बेचते समय, तो खरीदते समय भी ये बात लागू होती है और बेचते समय भी ये बात लागू होती है। तो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि हम जब माल खरीदने के लिए गए तो हमें वहाँ पर ऑफ़र क्या मिला कि हम 10 नग यदि खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के तो हमें एक नग क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आप वहाँ पर ये कहते हैं कि भैया एक काम करो, मुझे आप जो है 20 नग दे दीजिए। तो आपने जो डिमांड करी है, आपने उस पार्टी से जो मांग करी है वो कितने नग की है, 20 नग की। लेकिन होगा क्या, आपको 2 नग क्या मिलेंगे, फ्री भी मिलेंगे आपको। और ऐसी स्थिति में आपको जो टोटल क्वांटिटी वहाँ से मिलेगी, टोटल जो नग आपको वहाँ से मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 22 मिल जाएंगे, 22। आई होप इतना तो आप भी समझ गए होंगे। तो हम नग खरीदना कितना चाहते हैं, 20, लेकिन स्कीम के अकॉर्डिंग हमें 2 नग जो है वो क्या मिलने वाले हैं, फ्री मिलने वाले हैं। तो वहाँ से टोटल जो क्वांटिटी है वो आप कितनी लेकर आएंगे, 22 लेकर आएंगे, 22 लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जो 22 है ये तो है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, वास्तविक मात्रा जो आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं, राइट। ये तो हो गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन जो बिल बनेगा, जो अमाउंट आप पे करेंगे, जो अमाउंट आप पे करेंगे उस पार्टी को, या फिर जो बिल बनेगा वो बिल जो है वो किसका बनेगा, 20 नग का, तो उसको हम कहेंगे बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो बिल्ड क्वांटिटी, तो बिल्ड क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 20। बिल्ड क्वांटिटी कितनी हो गई, 20, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई, 22 हो गई। अब ये दोनों अलग अलग हुई कि नहीं हुई, है ना। खरीद के तो लेके आ रहे हैं कितना, 22, राइट। टोटल जो फ्री भी है उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन जो बिल बन के आएगा, बिल में दिखाई गई जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये दोनों जो है बिल में दिखाई गई मात्रा और एक्चुअल जो क्वांटिटी है जो वास्तव में आप लेकर आए, ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको इस फैसिलिटी को यूज़ करना होगा जो टेली प्राइम में पहले से बनी हुई है। इसको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है वो भी अब आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, ये पूरी की पूरी बातें जो हैं वो माल खरीदने पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये माल बेचने पर भी लागू होती है। आप जब बिक्री करेंगे, आप जब सेल करेंगे किसी प्रोडक्ट को, ये उस पर भी लागू होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपने भी कस्टमर को यही ऑफ़र दिया होगा कि भैया ठीक है माल खरीदो और आप 10 नग जब खरीद लेंगे तो हम भी आपको एक नग फ्री दे देंगे। ये स्कीम आपने भी बनाई है, ठीक है, अपने कस्टमर के लिए।
अब आपका कोई कस्टमर आके वो आपसे 10 नग ही मांग लेता है कि भैया ठीक है मुझे ये काम करो, 10 नग जो है वो इस चीज़ के दे दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट वो हो सकता है, तो आप उसको एक नग फ्री मिलाकर और टोटल कितने देंगे, 11 देंगे। तो बिल तो बनाएंगे कितने का, 10 का, 20 का। तो जो 10 है 10 है वो तो आपकी हो गई क्या, बिल्ड क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में जो कस्टमर को आप देने वाले हैं वो कितने, 11। तो ये हो गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी नहीं आया हो तो इस वीडियो को वापस आप थोड़ा बैक करें और पहले ये समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी ये दोनों क्या होती हैं और ये अलग अलग क्यों बन जाती हैं। तो ऐसे और भी कोई कारण हो सकते हैं। अब ये देखो समस्या क्या आती है। अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर क्या बताया कि जब हम माल खरीदने के लिए गए तो हमने क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड जो हमने करी, हमने जो डिमांड है वो कितने करी, 20 नग की। लेकिन 2 नग हमें फ्री मिल रहे हैं, इस वजह से हमारे पास में एक्चुअल जो क्वांटिटी है, वास्तविक हकीकत में जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 22। लेकिन बिल बनकर आएगा 20 का। तो अब देखो समस्या ये आती है कि जब हम परचेज की एंट्री करेंगे, जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तो परचेज में देखो यहाँ पर हम बिल नंबर बता देंगे, यहाँ पर बिल की डेट बता देंगे, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम है, यहाँ पर हम पार्टी का नाम बता देंगे। परचेज लेजर में हम परचेज का लेजर बता देंगे। नेम ऑफ आइटम में जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा होगा उस प्रोडक्ट का नाम बता देंगे। और समस्या अब यहाँ आएगी क्वान्टिटी के ऊपर। तो क्वांटिटी वाले कॉन्सेप्ट को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आज की क्लास आपकी इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से पूरी होने वाली है। अब क्वांटिटी में प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने क्वांटिटी खरीदी कितनी, 20, लेकिन 2 नग फ्री भी मिले हैं। तो हमारे पास में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई थी, 22। मैं फिर बता देता हूँ, 22 आपकी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है, राइट। लेकिन जो बिल बनकर आएगा वो तो 20 का ही होगा। तो ये आपकी क्या हो गई, बिल्ड क्वांटिटी हो गई। यहाँ आपको एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना होगा कि हम करें तो क्या करें। देखिए अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपके सामने कि जब आप माल खरीदेंगे और जब क्वांटिटी वाले कॉलम में आएंगे तो आप खुद डिसाइड करें कि अब आप यहाँ पर 22 लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर 20 लिखेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे समस्या हो जाएगी कि जब आपने 20 नग खरीदे हैं, मान लीजिए कि एक नग का आपने 1000 रुपये, बिल तो 20 का ही बनेगा। मैं फिर कह देता हूँ, जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 20 का। इसलिए 20 को हम बार बार क्या कह रहे हैं, बिल्ड क्वांटिटी। और इसके रेट की भी बात करें तो रेट हम मान लेते हैं 1000। तो 20 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो टोटल अमाउंट पे करेंगे सप्लायर को वो कितना होगा, 20,000, 20,000 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप 22 को हटाकर कितना लिख लेते हैं, 20 और रेट लिख देंगे 1000। तो यहाँ तो आपका 20,000 हो जाएगा, यहाँ तो आपका 20,000 हो जाएगा और आप एंट्री भी कर लेंगे। लेकिन मैं अब जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना कि यदि आप यहाँ पर 20, यहाँ पर 1000 और 20,000 करके आप अपनी इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे, आप समझना बात को कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे और वहाँ आप जब अपना उस प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करेंगे, उस प्रोडक्ट का जब स्टॉक चेक करेंगे तो समस्या ये आएगी कि वहाँ पर क्वांटिटी कितनी ऐड होनी चाहिए थी, 22। वहाँ पर क्वांटिटी कितनी ऐड होनी चाहिए, 22, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है, 22 आ रही है। लेकिन आपने जब परचेज की एंट्री की होगी इसी सिस्टम से और वहाँ जब आप 20 लिखेंगे तो आप ही इतना समझते हैं कि यहाँ 20 लिखेंगे तो स्टॉक में भी कितना ऐड होगा, 20 ऐड होगा। जबकि स्टॉक में ऐड कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। जैसे ये परचेज की एंट्री है, आप माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदने से पहले मान लीजिए कि आपके पास में 40 नग पड़े होंगे। एक बार के लिए एग्जांपल के तौर पर कि 40 नग तो हमारे पास पहले से पड़े हैं और यहाँ पर आप 20 नग और ख़रीदते हैं तो 40 और 20 जो है वो कितने हो जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग स्टॉक समरी में हो जाएंगे 60 नग, राइट। लेकिन होना कितना चाहिए, 40 तो पहले से पड़े हैं और 22 अब हमने एक्चुअल में ख़रीद लिया। हमारे पास वास्तव में जो माल आया है क्वांटिटी वो 22 आई है, तो हमारे पास स्टॉक समरी में कितना होना चाहिए, 62 होना चाहिए। तो अब समस्या ये आ जाएगी आपके सामने कि यदि आप यहाँ पर 22 ना लिखकर और केवल 20 को लिखते हैं
1000 आप रेट पे लगा देते हैं, 20,000 आपका बिल भी बन गया, एंट्री भी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप स्टॉक समरी जाकर जब आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर वो होना तो कितना चाहिए, 62 होना चाहिए। जैसे 40 पहले से है, 22 अब आएगा एक्चुअल में, तो 62 होना चाहिए। लेकिन आप यदि 20 लिख कर एंट्री करेंगे तो वो कितना होगा, 60 होगा। तो इसका मतलब अब आपका स्टॉक मैच नहीं हो रहा। अब स्टॉक मैच नहीं हो रहा तो आप भी ये सोचेंगे सर एक काम करते हैं, जहाँ 20 लिखा हुआ है वहाँ 22 लिख देते हैं। तो एक बात अब आप सोचिए कि यदि आप यहाँ पर 20 को हटाकर और 22 लिख देते हैं तो रेट तो आपको 1000 ही शो करनी पड़ेगी। और 1000 जब आप रेट शो करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 22,000। ठीक है। अब आप खुद बताइए कि आपने जो अमाउंट है वो 22,000 थोड़ी पे किया है, आपने पे किया केवल 20,000। लेकिन जब आप यहाँ पर 22 लिखेंगे, रेट 1000 लगाएंगे तो ये बिल आपका बनेगा 22,000 का, जबकि आपने 22,000 अमाउंट पे नहीं किया है। तो अब हमारे सामने समस्या ये आ गई कि हम यहाँ, क्योंकि क्वांटिटी का तो एक कॉलम है और एक कॉलम में हम 20 लिखें या 22 लिखें, मतलब हम बिल्ड क्वांटिटी को लिखें या एक्चुअल क्वांटिटी को लिखें, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इस समस्या का सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ लिखा है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के ऑप्शन को हम काम में कैसे लें, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्या है वो आपको यहाँ पर समझना है। तो मैंने लिखा है कि आपको क्या करना है, परचेज की एंट्री करने से पहले, आपको परचेज की एंट्री करने से पहले या जो सेल्स की एंट्री वो करने से पहले आपको क्या करना है, F11 में चलना है और वहाँ पर इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। ऑप्शन का नाम है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो हमें इस ऑप्शन को क्या कर लेना है, यस कर लेना है, राइट। तो जब हम टेली में बने इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके परचेज की जब एंट्री आप करेंगे तो उस समय ये जो क्वांटिटी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो क्वांटिटी का आपका एक ही कॉलम था और इस ऑप्शन को, ये जो F11 का ऑप्शन है, इस F11 के ऑप्शन को यदि आप यस कर लेते हैं और उसके बाद आप परचेज की या सेल्स की एंट्री में आते हैं तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी के कितने कॉलम मिलेंगे, दो कॉलम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एक एक्चुअल क्वांटिटी का है और एक बिल्ड क्वांटिटी का है। अब ऐसी सिचुएशन के बाद जो है अब आपको एंट्री करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी में आप 22 लिख देंगे, बिल्ड क्वांटिटी में आप 20 लिख देंगे, रेट आपको 1000 लगानी है, पर नग आपकी रेट लगी गई और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 20,000। तो हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट अच्छे तरीके से हो चुका है। अब टेली क्या करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बिल्ड क्वांटिटी आपकी होती है, इस बिल्ड क्वांटिटी को टेली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, किससे, रेट से मल्टीप्लाई करता है। मतलब ये जो 22 आपने लिखा है, ये 22 को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, केवल 20 को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देगा और आपका अमाउंट आ जाएगा। और इस एंट्री को करने के बाद जब आप अपनी स्टॉक समरी चेक करेंगे, जब आप उस स्टॉक को चेक करेंगे तो उस स्टॉक की क्वांटिटी जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग कि पहले से हमारे पास में ये स्टॉक कितना है, 40 नग है, तो 40 तो वो रहेगा। और एक्चुअल क्वांटिटी आपने यहाँ पर कितनी दिखाई है, ये देखिएगा, ये वाली 22, तो वो 22 को प्लस करेगा और उसके बाद ये आपका 62, दैट मीन्स आपका स्टॉक सही हो गया। ओके। और जब आप अपना अकाउंट चेक करोगे तो अकाउंट जो है उसमें कितने का इफेक्ट पड़ेगा, मात्र 20,000 रुपये का, क्योंकि आपने अमाउंट जो पे किया है वो कितना किया है, 20,000, या आप पे करने वाले हैं 20,000 रुपये। तो इस प्रकार आपका पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करूं थ्योरेटिकल, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा प्रैक्टिकल है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। अभी हम केवल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये कैसे होता है और एक्चुअल में होता है कि नहीं होता, वो पूरी बातें आपको और अच्छे से कवर हो जाएगी जब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी का जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट कहाँ पड़ता है। तो देखिए, दो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी का क्या प्रभाव पड़ता है और बिल क्वांटिटी का क्या प्रभाव मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगा और इस थ्योरी को आप ज़रूर नोट कर लें। मैंने लिखा है कि एक्चुअल क्वांटिटी का प्रभाव जो है वो स्टॉक से संबंधित रिपोर्ट पे पड़ता है।
ध्यान रखिए कि एक्चुअल क्वांटिटी में जो भी आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो आपके किस पे पड़ता है, स्टॉक से संबंधित रिपोर्ट पे पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टॉक समरी आप चेक करते हैं, ठीक है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप अपनी कोई भी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट आप चेक करते हैं, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप लोकेशन अपने गोडाउन की रिपोर्ट चेक करते हैं, वहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और साथ साथ में ध्यान ये रखना है कि जो बिल्ड क्वांटिटी होती है और बिल्ड क्वांटिटी का जो कॉलम होता है, तो बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम में जो भी आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे उसका इफेक्ट है वो कहाँ पड़ता है, अकाउंट से संबंधित रिपोर्ट पर पड़ता है। तो दो बातें आप यहाँ पर नोट जरूर कर लें कि एक्चुअल क्वांटिटी में लिखी गई क्वांटिटी का, एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम में लिखी गई क्वांटिटी का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो स्टॉक से संबंधित रिपोर्ट पे जाता है। और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम में जो भी क्वांटिटी आपने मेंशन की होगी उसका सीधा सीधा इफेक्ट है वो आपके अकाउंट से संबंधित रिपोर्ट पे पड़ता है। कैसे पड़ता है वो आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर।